ये आप लोग का चैप्टर 2 है पॉलिटी का फेडरलिज्म क्लास का, ठीक है। देखिए फेडरलिज्म है क्या, इससे पहले एक सबसे पहले तो बात ये कि फेडरलिज्म है क्या, संघवाद, ठीक है। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। अभी पिछले चैप्टर में जो पावर शेयरिंग का हम लोगों ने चैप्टर किया था, एक बार बेटे फैन ऑफ करके आना जरा। जो पावर शेयरिंग का हम लोगों ने चैप्टर किया था उसमें बेल्जियम और श्रीलंका दोनों जगहों के बारे में हमने पढ़ाई की थी, ठीक है। मास्क सब लोग लगाए रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि कोई आ भी सकता है। कोई नहीं, कानून में लगाए रख, दाएं बाएं अपने ऊपर रखा रहे। तो बेल्जियम और श्रीलंका में हमने देखा था कि पावर शेयरिंग कैसे हो रही है, ठीक है। बेल्जियम में क्या था कि एक कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, अलग अलग तरह की गवर्नमेंट थी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थी, ठीक है। और श्रीलंका में मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट, मतलब कि बहुसंख्यक सरकार। और हमने देखा भी कि वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से थी, बेल्जियम में सब कुछ था। अब हम लोग ये बात करेंगे यहाँ पर कि फेडरलिज्म का क्या मतलब है, संघवाद का क्या मतलब है, उसके क्या इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में। देखिए एक बार जरा देखिए, हमारा चैप्टर है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब हिंदी में होता है संघवाद, ठीक है। अब संघवाद का मतलब क्या, जैसे देखो कि संघवाद का, संघ का मतलब होता है, क्या कर रहे हो, इसे एक्टिविटी मत करो, थोड़ा पीछे तुम्हारी टांगे मुझे दिखनी चाहिए, और पीछे जाओ पंखे के नीचे, चलो, ठीक है। जो यूनियन हो, यूनियन कब बनेगा या संघ कब बनता है, जब ग्रुप्स के, वो एक ग्रुप को ही यूनियन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। फेडरलिज्म या संघवाद ऐसी सिस्टम, सरकार की ऐसी व्यवस्था है या ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें जो पावर होता है केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट, और साथ ही साथ जो भी दूसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उनमें बटा जाए। अब जैसे आप समझ सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे राज्य सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट के बाद और क्या होता है, पंचायतें होती हैं, जिला परिषद होता है ना, ये स्थानीय सरकार है। तो इस तरह से सत्ता का, या आप लोग केवल पढ़ाई करिए, अपना वॉल्यूम कम करिए, ठीक है। इसमें केवल शक्ति का बंटवारा होता है, जैसे बेल्जियम में और श्रीलंका में हमने पावर शेयरिंग देखी थी, वैसा ही इसमें है। फेडरलिज्म में भी जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, मतलब कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों में बटी हुई रहती है, ठीक है। यूजुअली फेडरलिज्म हैज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। देखो, अगर यूजुअली देखा जाए तो फेडरलिज्म में दो तरह की सरकारें होती हैं, दो स्तर की सरकारें होती हैं। एक होगी सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी स्टेट या रीजनल गवर्नमेंट, प्रादेशिक सरकार और केंद्र सरकार, ठीक है। वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री that is usually responsible for few subjects of common national interest. The other are government at the level of provinces or state that look after much of the day-to-day administering of their state. एक सरकार जो केंद्र सरकार होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, वो क्या करेगी, वो कॉमन इंटरेस्ट, मतलब कि जनहित की चीजों को देखेगा। अगर पूरे देश की सुरक्षा की बात को कहा जाए तो वो देखेगा। पूरे देश में कोई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है,
अनाज का सही तरह से वितरण हो, हवाई जहाज, रेलवे, कोई खनिज या मिनरल है किस देश में कहाँ निकलेगा और किस तरह से पूरे देश में उसका वितरण किया जाएगा। अगर गेहूं की खेती नॉर्थ इंडिया में होती है और साउथ इंडिया में होती ही नहीं, तो वहां पर गेहूं कैसे पहुंचाया जाएगा और वहां से चावल कैसे यहाँ पहुंचाया जाएगा। इन सब चीजों को की जो देख रेख होता है, या पूरे देश में हर स्टेट को बजट में कैसे दिया जाए, शिक्षा पे ध्यान दिया जाए, पूरे देश में शिक्षा के ऊपर कैसे पैसे खर्च किए जाए, क्या किया जाए, स्वास्थ्य सुविधाएं अस्पतालों में कितने पैसे दिए जाएं, ये सब कौन देखेगा? केंद्र सरकार देखेगी। और राज्य सरकार क्या देखेगी? राज्य सरकार का क्षेत्र केवल लोकल एरिया होता है। अब मान लो दिल्ली सरकार है, दिल्ली के इलाके को देखेगी, है ना। उत्तर प्रदेश की सरकार केवल उत्तर प्रदेश को देखेगी। तो ऐसी सरकारें जो केवल लोकल लेवल पे काम धाम देखती हैं और रोजमर्रा के काम को देखती हैं। हाँ बिल्कुल। दो, अब पंजाब का मुख्यमंत्री हरियाणा का तो डिसाइड नहीं कर सकता, तो उसको क्या, केवल राज्य का, बिल्कुल। तो मोस्टली टू टायर, हाँ वो भी होता है इसमें भी। जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा आपको उसमें और भी सब डिवीजन मिलेगा, ठीक है। और स्टेट सरकार क्या करती है? एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है, प्रशासन करने का। पुलिस हो गया, अब एक हर स्टेट की अपनी अपनी पुलिस होगी, हर स्टेट का अपना अपना पीसीएस ऑफिसर होगा, तहसीलदार होगा, ठीक है, ग्राम सेवक होगा, सरपंच होंगे। इस तरह लोकल लेवल पे वो सब काम धाम देखेंगे, ठीक है। तो राज्य सरकार के अंदर या both these levels of government enjoy their power independent of the other। इसमें जो दोनों सरकारें होंगी वो अपनी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। राज्य सरकार के पास अपनी शक्ति है, वो राज्य के अंदर कोई भी काम करेगा, तो राज्य सरकार के काम में केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी हस्तक्षेप या इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है, नहीं कर सकती ना। अब राज्य सरकार के जो अधिकार में उसमें केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर सकती, समझिए, ठीक है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है उसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती, वो अपने अपने अधिकार बांटे जा चुके हैं। अब देखो हम की फीचर्स, मतलब कि संघवाद की कुछ मुख्य विशेषताएं देख सकते हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं संघवाद की या फेडरलिज्म की? वो देखिए क्या है, देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसमें 2 या 2 से अधिक स्तरों की सरकार होगी, पहली बात तो ये। दूसरी, डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन, ठीक है, इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, एक ही तरह की जनता को, सेम या एक जैसी नागरिक को या सिटीजन को, ठीक है, अलग अलग टायर की गवर्नमेंट उसका शासन करेगी, उनको गवर्न करेगी। अब देखो मैं आपको बताऊं, आप कंझावला में रह करके लोकसभा के चुनाव में भी वोट देते हो, एमपी लोगों को चुनते हैं, विधायक लोग का जो चुनाव होता है उसमें भी वोट देते हैं। हाँ हाँ जी, तो पहला क्या है कि 2 या 2 से अधिक स्तरों की सरकार होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार,
और जिला सरकार या जिला स्तर पे या ग्रामीण क्षेत्र पे हो सकती है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि एमपी का इलेक्शन होगा तो आप अगर कंझावले में 18 साल के तो आप उसमें भी वोट दोगे। एमएलए का इलेक्शन होगा तो बेटा आप उसमें भी वोट दोगे। जिला परिषद का होगा तो उसमें भी, पंचायत अगर रहती तो सरपंच के चुनाव में भी वोट देते। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री जो कानून बनाएगा या सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून बनाएगी वो आप पर लागू होगी ना। हाँ जी, 18 साल से पहले नहीं, उसके बाद 18 साल और उससे ऊपर। क्या पूछ रहे हो बताओ, क्यों बनाई गई है इसके नीचे? क्योंकि हमारी सरकार ये मानती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग मानते हैं कि भारत में 18 साल की उम्र के लोग है ना मैच्योर हो जाते हैं, अच्छे बुरे का समझ उनको हो जाता है इसलिए। ठीक है, अब देखिए मेरी बात सुनिए। तो अब इस पंचायत में जो कानून बनाएगा वो भी आप पर लागू होगा, वो भी आपसे टैक्स ले सकती है। एमसीडी भी टैक्स ले सकती है, उसके कानून में भी आपको आना पड़ेगा। जो दिल्ली सरकार का कानून होगा वो भी आप पे लागू होगा। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए तो वो भी आप पर लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो यही कहा जा रहा है कि संघवाद या फेडरलिज्म में एक ही जनता होगी लेकिन उसके ऊपर शासन करने वाले अलग अलग लेवल पे लोग होंगे। बात समझ में आ गई आपको? आगे देखिए, ज्यूरिडिक्शन। अब ये ज्यूरिडिक्शन क्या है? न्याय क्षेत्र। ज्यूरिडिक्शन मतलब कि अपने पावर का इलाका, किस इलाके तक आपकी पावर चलेगी, आपका पावर या डिसीजन, आपके निर्णय किस इलाके तक होंगे। अब जो मान लो कोई सरपंच होगा उस पंचायत तक उसकी वैल्यू है, उसके बाहर वो कुछ नहीं कर सकता। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है एक जिले में कुछ भी वो कर सकता है। एक विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में कुछ भी काम करा सकता है। एक सांसद, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट अपने पूरे स्टेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट सब में, तो सबके न्याय क्षेत्र बटे हुए। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड करके दिया, हमारे संविधान ने ये सारी चीजें बांट दी, क्लियर कर दी है कि किसके न्याय क्षेत्र में या किसके अधिकार में कौन कौन सी चीजें होंगी या नहीं। कोर्ट्स हैव द पावर, courts have the power to interrupt the constitution and the powers of different level of government. The highest, यार कुछ भी करो बोलो मत यार प्लीज। The highest court acts as an umpire if dispute arise between different level of government in the exercise of their respective powers. देखो, अगर मान लो कि दो के स्टेट गवर्नमेंट है, हरियाणा और पंजाब की सरकार में किसी बात को लेकर के लड़ाई हो, तो ये इस बात का फैसला कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगी। केंद्र सरकार ने कोई डिसीजन लिया, कोई कानून बनाया और उससे किसी स्टेट को प्रॉब्लम हो रही है, बात समझ में आ रही है? केंद्र सरकार ने किसान, ये क्या कहते हैं, कानून बनाया, जो एक्ट बना, फार्मर्स एक्ट बना। अब उससे क्या हुआ, हरियाणा और पंजाब की जो सरकार थी, स्टेट गवर्नमेंट, उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वो कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर मान लो कि कोई टैक्स लगाया गया और उस टैक्स में क्या बात है कि किसी राज्य सरकार को लग रहा है कि केंद्र सरकार उनका भी हक ले रही है, अब उनका भी हक ले रही है तो केंद्र सरकार, अब तो सरकार, तो केंद्र सरकार सबसे ऊपर है, तो ये अपनी शिकायत लेके कहां जाएंगे? तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, ये बात अब समझ में आ गई होगी। तो फेडरलिज्म में एक सुप्रीम या सर्वोच्च न्यायालय भी होगा, सुप्रीम कोर्ट भी होगा, जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स के बीच में या अलग अलग स्तरों की सरकारों के बीच में होने वाले किसी भी तरह के विरोध या लड़ाई का निपटारा भी करेगा, डिस्प्यूट को खत्म भी करेगा। Sources of revenue for each level of government are clearly specified to the specified ठीक है।
जो भी एक स्टेट गवर्नमेंट किन किन चीजों पे टैक्स लगाएगी, कहां कहां तक टैक्स लगाएगी या कर लगाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लगाएगा, कौन सा लेगा, और लेने के बाद कौन अपने पास रखेगा, कौन राज्य सरकारों को हैंड ओवर कर देगा। ठीक है, इन सब चीजों का डिसाइड जो करना जो है, सब चीज जो डिसाइड करते हैं, ठीक है, ये संघवाद में हो जाता है, फेडरलिज्म में हो जाता है, सब लोग का बटा हुआ है, सब क्लियर लिखा हुआ है किसका कितना होगा। इसमें कोई भी लड़ाई झगड़े की बात नहीं है और कोई दादागिरी नहीं दिखा सकता। अगर हरियाणा सरकार है और केंद्र सरकार का कोई टैक्स वहां बन रहा है तो हरियाणा सरकार उसको दबा नहीं सकती, उसको अधिकार है केंद्र सरकार को वहां से लेके जाने का। ठीक है, देखिए, द फेडरल सिस्टम दस हैज ड्यूल ऑब्जेक्टिव टू सेफगार्ड and promote unity of the country while at the same time, okay, accommodate regional diversity। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो फेडरल सिस्टम है या संघवाद जो हमारा है, वो दो तरह के उद्देश्यों को लेकर के चलता है। ऑब्जेक्टिव्स बेटा मतलब कि उद्देश्य, दो तरह के उद्देश्यों को लेकर चलता है। पहला कि सेफगार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, देश की एकता को बचाए रखना और उसको प्रमोट करना, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा उसको बढ़ावा देना, प्रमोट करना बढ़ावा देना, ये दोनों काम फेडरलिज्म करता है। अब एक बात बताओ, एकता तो बनी रहेगी ना, क्योंकि सब लोग को अपने अपने अधिकार मिले हुए हैं और सब लोग को एक दूसरे पे कंट्रोल रखते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एकता की स्थापना होती है। while in the same time accommodate regional diversity, और क्षेत्रीय विविधता का भी अंत होता है। अब क्षेत्रीय विविधता किस तरह से अंत होता है वो देखो। आप मान लो बेटा कुछ जो राज्य हैं, स्टेट हैं, वहां पर केवल खेती बाड़ी ही होती है, पंजाब, हरियाणा, है ना, उत्तर प्रदेश, यहाँ खनिज नहीं पाए जाते, मिनरल नहीं पाए जाते। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर खेती बाड़ी कम होती है लेकिन जंगल बहुत है और खनिज ही खनिज पाए जाते हैं, तो वहां खेती नहीं होती, तो वहां के लोगों को अनाज अच्छी तरह से मिले, और जहाँ खेती होती है वहां के लोगों को जो भी मिनरल है वहां मिनरल मिलता रहे, इसके लिए एकता तो जरूरी है ना, तभी हो पाएगा। ये कौन करता है, ये फेडरलिज्म ये सुविधा प्रदान करता है। खत्म हो गया, करा दे मेथड में, क्या हो गया, आज खत्म कर दे बेटे, कल शनिवारी हो जाए तो चल ठीक है, कोई ना जाए तो खेल ले, कोई बात नहीं। कल दूसरा चैप्टर नहीं कराएगा तू? हाँ, नहीं मैं तो पूछ, मैं पूछ रहा था बस, तो छो में आ गया। कभी कभी है ना, अकड़ बर्दाश्त भी करनी पड़ती है, मैं वो मास्टर हूँ जो अकड़ भी बर्दाश्त कर लेता हूँ कभी कभी। अब काम करना जल्दी, क्या दीदी निकाल के ध्यान देख रहा है। मेरा मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, पता है क्यों? क्योंकि भोला भाला है, इसमें दाएं में फालतू चीज पढ़ने से मतलब नहीं। इसको कोई पढ़ते समय देखिएगा आप लोग, इतना फोकस रखता है ना, कुछ भी, मैं अगर हिस्ट्री में नेपोलियन बोनापार्ट भी बोल रहा हूँ या केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, साइंस मैथ पढ़ा रहा हूँ, 100% कंसंट्रेशन रहता है, इसलिए इसको घर पे दोबारा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। अब मैं पेडलिज्म पढ़ा रहा हूँ, अगर आपका यहीं पर फोकस हो जाए तो फिर बार बार क्यों पढ़ना है इसको। देखिए, therefore two aspects are crucial for the institutions and practice of federalism. Government at different level should agree to some rule of power sharing. They should also trust that catch each would abide by its part of the agreement. देखिए, तो फेडरलिज्म या संघवाद की सफलता के लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो हम समझ पाए। एक कि पावर शेयरिंग का जो नियम है, सत्ता की साझेदारी का जो नियम है, वो अलग अलग लेवल पर लोग उसको माने। राज्य सरकार ये माने कि केंद्र सरकार का ये क्षेत्राधिकार है, ज्यूरिडिक्शन मतलब क्षेत्राधिकार भी समझ सकते, ठीक है, और केंद्र सरकार भी माने कि स्टेट गवर्नमेंट को इन चीजों पर राइट है, वो भी उसके अधिकारों का सम्मान करे। कहने का मतलब कि राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार का, सब लोग एक दूसरे के राइट्स का रिस्पेक्ट करें। अच्छा भाई, एक मिनट रुकिए।
उसके पेपर्स चल रहे थे उसके। डरना बस इस चीज के लिए है ना कि बच्चे काम पे सीरियस है। डरने का मतलब थोड़ी कि उसको मैं उसके किले अपने नाम करवा लूं, मुझे इससे थोड़ी तो मतलब है। पढ़ो यार, मेरे को एक ही चीज से मतलब, आप आगे बढ़ो बस, और कुछ नहीं। इसीलिए मैं यहाँ बैठा लेता हूँ 4 घंटे में। देखिए मानसू नहीं, कोई टेस्ट नहीं जा। हेलो नमस्ते। हाँ जी हो ही गया है सरदार, टेस्ट देना है। अरे मर जाएंगे दूसरे बच्चे, उन पे दया कर बेटे। ठीक है मैं मैसेज डाल देता हूँ। दया तो आप ही क्या करें दया। हाँ जी अभी कहाँ किसी चीज का टेस्ट ले रहे हैं आप लोग। हाँ देखिए एक्चुअली क्या है ना कि इस वीक है ना मैं बहुत ज्यादा मेंटली क्या कहते हैं टायर्ड टाइप का रहता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाता है मेरे, इसलिए टेस्ट नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन अगले हफ्ते से तो आप लोग मरेंगे बिल्कुल। सारे सारे बैच 10th क्लास का तो बहुत ज्यादा पेंडिंग है टेस्ट। ये तो गए, ये ठाकुर तो गियो। मैंने आपको कहा ही नहीं, चैप्टर हुए रहते तो तुमको लगता है कि मैं छोड़ने वाला था किसी को। भाई बिल्कुल मैं ये नहीं कर रहा, 8th क्लास 9th क्लास या 10th क्लास जो भी है सब लोग तो फोकस रहते ही है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं परेशान हो जाता हूँ, नहीं तो है ना मैं 7:30 तक करके आप लोग को इंग्लिश ही पढ़ाता, समझ रहे हो ना। हाँ अरे यार कूलर कूलर लगवाने की टेंशन नहीं है, मेरी बात समझो। दिक्कत क्या है ना कि वो पर्दे के बाहर लगेगा, और मैं इस चीज को भी ढक के रखना चाहता हूँ। अरे यार अपने पिताजी का थोड़ी कमरा है ये, कितना चीज करवाएं, इतना बजट टाइट रहता है ना। अभी 8,000 हो गए मेरे इस महीने का किराया, और इसे लेकर 8,000 गए। कोई आता है कोई कम देता है कोई ज्यादा देता है, बेटे बड़ा समस्या होती है पैसे की। हाँ खुला ही है। हाँ ऊपर से खींच तो लेगा। उस गैलरी में भी लगाएंगे तो अंदर तक हवा देगी, लेकिन बड़ा कूलर लगाना पड़ेगा, जंबो जेट। है नहीं उतना भी बड़ा जंबो जेट नहीं, नहीं तो फिर मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। और सारे बच्चे कहेंगे सर जी उधर बैठूंगा मैं। मारा मारी हो जाएगी, अभी कोई ना जाता उधर जाऊंगा मैं, पागल हो गए, गर्मी नहीं लग रही मुझे। अरे तो एक बात बताओ ना, किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एसी लगा के दे रखा है, हर जगह पे फैन चला के यहीं पे जमीन पे बैठा देते हैं। अब अरे तो मेरी मजबूरी है बेटे, मैंने सीलिंग फैन 2-3 खरीद के लाया था, इसमें लग ही नहीं सकता, मैं क्या करूं बताओ। वो 1 फुट ऊपर तक है ना, वो पीओपी किया हुआ है, उसमें नहीं लग सकता। हाँ गिर जाएगा, गिरने का डर होता है उसमें। समस्या मेरे साथ है ना। देखो बेटा आयुष क्लास से। हेलो हाँ हाँ बेटा बोलो। हाँ जी मैं बता रहा हूँ ना, अभी इनको पहले हिंदी और इंग्लिश की सुंदर राइटिंग लिखनी है, ठीक है ना। मेरी बात सुन लो, तुम उसको समझा दो। एक तो हिंदी इंग्लिश की राइटिंग लिखनी है, ठीक है। अब जैसे बेटा मान लो कि मैंने इसको साइंस का एक चैप्टर कराया, ठीक है, और इंग्लिश का भी इसका लिटरेचर का बुक होगा, तो बेटा उसको कहो रीड करने के लिए। और जिन जिन वर्ड्स को इसको पता ही नहीं कि उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, उन सारे वर्ड्स को अब मैंने जैसे अभी बताया था, अभी वीडियो अपलोड भी कर दूंगा, तो एक एक लाइन छोड़ के इसकी एक रजिस्टर या नोटबुक मोटी बनवा दो, इसको 3 पार्ट में ये बांट देगा, ठीक है, या 2 पार्ट में। एक में साइंस, हाँ हाँ, और चैप्टर वाइज साइंस का नाम लिख देगा, चैप्टर का लिखेगा। और इसको खुद कहो जो ये पबजी या फ्री फायर खेलता है या जो भी टाइम बर्बाद करता है, बहुत बढ़िया अच्छा बच्चा है मेरा, 4th क्लास का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी है, नहीं खेलता तो बेस्ट है। आप 4th में हो। हाँ तो फिर मैं 4th की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये कर रहा था ना कि आप उसको कहो डिक्शनरी एक डाउनलोड करके दे दो, और नहीं तो आप फोन लेके आना, मैं बता दूंगा। अब उस डिक्शनरी में वो वर्ड देखेगा, फाइंड आउट करेगा उसकी मीनिंग को, और वो खुद वहां पे राइट डाउन कर देगा। बात समझ रहे हो ना। हाँ कॉपी में, ठीक है। मैं
हाँ इतना करना है, धीरे धीरे खुद ही इंप्रूव होने लगेगा, मैं सिखा दूंगा। ठीक है, राइटिंग कर ले, क्या दिक्कत है, बिल्कुल। आज जब जागो तभी सवेरा, है ना। और ये उसके लिए कोई बात नहीं, मंडे से भी स्टार्ट कर लेना, लेकिन अभी से बेटा थोड़ा थोड़ा करोगे तभी तो अच्छा है ना। देखो मेरे कहने का मतलब है ना जी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही करना है, हर दिन एक चैप्टर या 2 दिन में भी एक चैप्टर करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब काम होना चाहिए और दिखना चाहिए वो काम। और जो बच्चा काम नहीं करेगा, तुम्हें तो पता ही है, तुम लोग देखो पढ़ने वाले बच्चे हो, ठीक है ना, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनको डंडे मार के काम करा लेंगे, ठीक है। ओके। एक 7th क्लास में आयुष नाम का लड़का है यार, बहुत डेडिकेशन है उस बच्चे। सॉरी, आपको बुरा लगा, नाम तो इसी का है ना, तो इसमें तो बड़ा ही तो है। रिएक्शन ही नहीं दिया, रिएक्शन ही तो मांग रहा था मैं। चलो देखो, साइंस का क्या करना है। अच्छा अभी तो ये करा ना, रुक जाओ 2 मिनट।